बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीट निकेतन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक आई एम होपिंग कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया है, जिसमें हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस किया था, प्लस उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, नीट PYQs देखे थे। दैट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ओके, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नंबर 1 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, नंबर 2 मासेस के बारे में, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ। इसके बाद हम जंप करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे, जिसमें हम देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। As you can see on the screen, these three are the topics we just discussed. So let's begin. तो यार पहली चीज़ जैसा कि हमने डिस्कस किया वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली बात, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि ये सारी थ्योरी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डाल्टन अंकल ने 1808 में प्रेजेंट की थी ये थ्योरी, और एक एक करके ना इस थ्योरी के सारे पॉइंट्स इवेंचुअली गलत प्रूव हो गए। बट क्योंकि डाल्टन अंकल पहले ऐसे अंकल थे जिन्होंने क्वेश्चन किया है ना कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना है, तो उन्होंने बोला कि अरे ना एटम से बना है, और एटम जो है वो सबसे ज़्यादा ना किसी भी मैटर के लिए फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, कि एटम इतना बेसिक है कि आप एटम को फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, आप उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो वही बात इन्होंने अपनी थ्योरी अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में जो पहला पॉइंट रखा, वो उन्होंने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। कि भाई पहले तो आप ये मान लो कि जो एटम्स हैं वो अनडिविजिबल हैं, सही है, कि आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते हो। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट, उन्होंने बोला अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है ना, वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सही है। सो या ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सेम है, सेम प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। उनका मास भी सबका सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, है ना, कि अगर आप बात करो हीलियम और बोरॉन के एटम्स के बारे में, तो भाई हीलियम के एटम्स डिफरेंट होंगे, उनका मास डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन या कोई भी और दूसरा एलिमेंट। दूसरा पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। अभी तक बात हो रही थी पॉइंट नंबर 1, 2 में बेसिकली एलिमेंट के बारे में। अब हम आ गए कंपाउंड पे, है ना, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ने मिलके कोई कंपाउंड अगर बनाया तो क्या होगा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, है ना, जो अभी मैंने बात डिस्कस करी कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन कर गए तो उन्होंने क्या बना दिया, कोई कंपाउंड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन कर लिया उन्होंने, सो दे फॉर्म्ड H2O विच इज वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो तो हमें पता है। ठीक है जी, एग्जैक्टली यही बात उन्होंने बोली।
लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीअरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम किसी एटम को बना सकते हैं। सही है? सो यू कैन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, कि बस ऑर्गेनाइज दोबारा से हो गए एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि पर्टिकुलरली जो ये बात है ये किसको दर्शाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना? ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एग्जैक्टली। अब आपको याद आ रहा होगा व्हेन आई टोल्ड यू कि जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस किस को प्रूव कर देता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। क्लियर है? आई बिलीव यस। आप एक बार जल्दी से बोर्ड पे देख लीजिए। These are the points which were given in Dalton's atomic theory, all right? ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ अभी हमने NCERT से पिक किए हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फेलियर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई बिलीव मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था कि डाल्टन अंकल ने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई, बट वो पॉइंट्स इवेंचुअली एक एक करके ना सारे गलत प्रूव होते गए। सो दीज आर द फेलियर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, कि क्या क्या इसमें कमी रह गई। सबसे पहली बात, डाल्टन अंकल ने क्या कहा था कि बेटा जो एटम्स हैं ना वो इनडिविजिबल हैं, आप एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। बट अब तो हमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, और इवन अब हमें और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है। तो ये बात जो डाल्टन अंकल ने बोली थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, वो तो गलत प्रूव हो गई। तो इसीलिए ये उस थ्योरी की गलती है, उसका फेलियर है कि वो ये बात तो बता ही नहीं पाया। नेक्स्ट देखिए, फेल टू एक्सप्लेन दी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इट सेड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल बट इट इज नॉट, है ना? चलो ये हमने पॉइंट्स देख लिए हैं। वो ये नहीं बता पाया कि एटम्स एक दूसरे के टुवर्ड्स एफिनिटी क्यों शो करते हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स किसी प्रकार की अगर उनमें रिपल्शन है या किसी तरीके की उनमें अट्रैक्शन है। तो इसको तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रूव या इसके बारे में उसने बात ही नहीं किया। ठीक है, फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, मास नंबर दोनों का डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। ऑन द अदर हैंड आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। क्लियर है? तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाया। Inability to explain the difference in physical properties of compounds made from atoms of the same element, and in the end inability to explain the binding forces. ठीक है, so these were a few failures of Dalton's atomic theory, and this theory could not gaseous law of gaseous volumes is the only law of chemical combination which cannot be proved by Dalton's atomic theory. Clear है? I believe yes. जल्दी से इसको रीड कर लो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बात करने वाला मुद्दा सिर्फ इतना ही था। सही है? अगर बात की जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और अभी तक हम लोग 1.1 से लेके इंक्लूडिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम 1.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे
एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, जो कि है सेक्शन नंबर 1.7। 1.8 है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी हम बात करेंगे सेक्शन 1.9 के बारे में भी, विच इज़ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सही है, चल नेक्स्ट सेक्शन, टाइप्स ऑफ मासेस। ठीक है, हमने इसका एक नाम रख दिया है, टाइप्स ऑफ मासेस। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है एटॉमिक मास। दिस इज एटॉमिक मास। अब इसके नाम में ही लिखा है एटॉमिक मास। जितना भी एक एटम का मास है आप उसको क्या बोलते हो, एटॉमिक मास बोलते हो। यू कॉल इट एज एटॉमिक मास। ठीक है, एक एटम है किसी का भी, उसका कितना मास है, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। Mass shown by one atom of an element is known as its atomic mass. Very easy, very simple. The atomic mass unit, which is AMU. Atomic mass unit क्या है भाई, AMU। अब हम AMU को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे ऐसी बात जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती है, और अभी हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप AMU का ग्राम्स में कन्वर्जन देखोगे, यार ये वैल्यू ना आपको याद होनी चाहिए। ये अभी हम आगे भी यूज़ करेंगे फॉर सम पर्पस। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। Repeat it with me, 1.66 into 10⁻⁻24 grams is equal to 1 AMU। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सही है बेटा, प्लीज लर्न दिस, रिपीट इट वंस और ट्वाइस एंड यू विल बी डन। अब इसके अलावा 1 AMU, बच्चे कहते हैं मैम वो कार्बन 12 1/12 क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो देखो यार, हम बोलते हैं दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 atom. That's what we say. ठीक है, that's how we define 1 AMU. Now let's see कि कैसे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, दैट इज कि आप किसी भी एटम का एब्सोल्यूट मास, कि वो एग्जैक्टली कितने मास का, उसका क्या मास है, ये बात ना हम नहीं बता पाते। इसीलिए बेटा हम जो यूज़ करते हैं वो है रिलेटिव मास। वो क्या है, दैट इज रिलेटिव मास। मतलब कि हम किसी और के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि इस एटम का मास कितना है। जो भी ये एटम है जिसका मुझे मास पता करना है, मैं इसका मास किसी और के रिस्पेक्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब मैम ये कैसे होगा, तो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन है, वो है कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 जो है इट इज़ आवर स्टैंडर्ड यूनिट, ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है, एंड दैट टू 1/12 ऑफ C12। हाउ, आई विल जस्ट शो यू, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अभी देखो, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट A इज ऑफ 12 kgs और जो B है, B का मास मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज द मास ऑफ B। ठीक है, अभी क्या करते हैं, मैं कह रही हूँ कि यार हम ना इनको बैलेंस पे रख देते हैं। तो ऑफ कोर्स जो A है वो भारी है, इसीलिए वो नीचे है। B जो है वो कंपैरेटिवली हल्का है, राइट, इसीलिए वो ऊपर है। सही है, क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। A 12 kg का है, B इतने का है, बट हमें एग्जैक्टली पता लगाना है कि B जो है वो कितने kg का है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, कितना। तो हम पता क्या करेंगे, इस A को ना एक काम करते हैं,
इस A को 12 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. सो यू कैन सी हमने अगर इस A को 12 हिस्सों में, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, oh wait, let me just, yeah, let's write it again. So if I divide it into 12 equal parts, you can see 10, 11 and 12, 12 हिस्से हैं ये, सही है. अब अगर मैं इसका 12 kg का है टोटल A और मैंने इसके 12 हिस्से कर दिए, तो हर एक पार्ट जो है बेटा वो 1 kg का हो गया, राइट. एवरी पार्ट बिकम्स ऑफ 1 kg. बेसिक है यार, ऑफ कोर्स, तभी तो ये 12 हिस्से मिल के टोटल 12 kg बनाएंगे, सही है. अभी तक की स्टोरी में हमने इतना किया. अब देखो, अगर मैंने पीछे से ये एक पीस निकाला सपोज, ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक पीस निकाला और इस एक पीस को मैंने यहाँ पे बैलेंस पे मेजर करना चाहा, तो मुझे दिखा कि यार अभी तो जो ये बैलेंस हो गया, तो यहाँ से व्हाट कैन आई से कि मैम मुझे तो पता था ना कि इसका मास जो है वो कितना है, वो 1 kg है. वो कितना है, 1 kg है. तो इसका B का मास हमें पता चल गया कितना, we got to know कि B is of 1 kg. We got to know that B is of 1 kg. तो देखो हमने इसके हिसाब से, A के हिसाब से हमने B का मास निकाल लिया. सिमिलरली इसी तरीके से हमने बात करी कार्बन 12 एटम के बारे में. हमने बोला कि जो कार्बन का एक एटम है, जो कार्बन का एक एटम है उसका मास है 12 AMU. कितना है उसका मास, 12 AMU, सही है. तो अब अगर हम इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें, है ना, अगर हमने इसको फिर से 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं ये शेडेड पोर्शन के बारे में बच्चे बात करूं, तो दिस इज 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम. दिस इज 1/12 ऑफ सी कार्बन 12 एटम. हाँ कि ना, यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना. इसी को हमने बोल दिया 1 AMU. हमने इसी को क्या नाम दे दिया बच्चे, 1 AMU. तो जो ये हमारा शेडेड पोर्शन है, हमने इसको बोला दिस इज इक्वल टू 1 AMU. अगर ये पूरा कार्बन 12 था जिसका पूरे का मास कितना था बच्चे, 12 AMU था, तो उसके 12वें हिस्से का 1/12 का जो मास है हमने उसको बोल दिया 1 AMU. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं हमारा मास. मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगी, राइट. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. डन. तो मुझे लगता है ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा हाउ इट कम्स आउट टू बी AMU. ठीक है, कि AMU को 1/12 ऑफ कार्बन एटम कैसे लिया जाता है. सो दैट्स हाउ इट इज. ऑल राइट, चलो और आगे चलते हैं. एवरेज एटॉमिक मास. नाउ कम्स एवरेज एटॉमिक मास. अब देखो, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. मल्टीपल फॉर्म्स में बेसिकली कि डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके, है ना, कि मास नंबर जो है उनका डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट. एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं बच्चे. वी कैन से मैम क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, है ना. आप बोल सकते हो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड इवन कार्बन 14. ये है हमारे पास. यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 है हमारे पास. क्लियर है. अभी देखो, चलो यहाँ पे बात करते हैं कि हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस
काफ़ी बार, समटाइम्स आ चुके हैं, 1-2 बार, तो हमें पता होना ज़रूरी है। The average atomic mass of an element refers to the atomic masses of the isotopes of the element, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, taking into account the different abundances। अच्छा, अब abundance का क्या मतलब होता है? For instance, if I tell you कि जो नेचर में क्लोरीन 35 है, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, वो से नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब कि जितना भी क्लोरीन नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका 75% कौन से वाला है? क्लोरीन 35। तो उसकी अबंडेंस क्या है, कितना वो प्रेजेंट है? 75%। एंड बाकी जो है वो क्लोरीन 37, यानी कि पूरा क्लोरीन जितना भी प्रेजेंट है धरती पर उसका 25% क्लोरीन 37 है। सही है? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अबंडेंस। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? एटॉमिक मास को सम लेना है हमको, किसका? परसेंटेज अबंडेंस मास नंबर डिवाइडेड बाय 100। अब देखो, चलो इसको ऐसे देख लेते हैं कि अब परसेंटेज अबंडेंस यू कैन राइट इट एज A1x1 प्लस A2x2। अभी मैं आपको बताती हूँ ये A1x1 क्या है। अभी हमने जो पीछे देखा ना फॉर्मूला, एग्जैक्टली उसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लस जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन तक के लिए, ठीक है, AnXn डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अभी बात करते हैं मैम ये A1 A2 Xn क्या है? दिस A1 A2 An अप टू An कर देते हैं इसको, है ना, अप टू An। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। ये क्या है बच्चे? दीज आर द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स। अभी हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे भी, डोंट वरी। और हमारे पास जो x1 है, x2 है, अप टू जो xn तक है, ये क्या है? परसेंटेज अबंडेंस उसकी आइसोटोप की। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, आप इसको यार फॉर्मूले को आप एक बारी जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अभी देखो क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरली अकरिंग Cl35 इज 75% एंड क्लोरीन 37 इज 25%। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमको निकालना है। ठीक है, तो जस्ट अभी यार हमने फॉर्मूला देखा मैम, क्या था वो? इट वाज A1x1 प्लस A2x2। अब देखो दो ही टर्म्स हैं तो इसीलिए हमने 2 तक ही रखा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही करेंगे ना हम लोग? यस मैम। अब A1 आपको देखो क्या बताया था, A1 A2। A1 A2 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। तो देखो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? चलो लिख लेते हैं। A1 आइसोटोप, पहला जो आइसोटोप है वो क्या है? क्लोरीन 35। क्या मास है? 35। X1 उसकी अबंडेंस कितनी है बच्चे? 75%। तो X1 की वैल्यू कितनी हो गई? 75। A2 मास क्या है दूसरे आइसोटोप का? 37, है ना। और X2 कितनी अबंडेंस है बच्चे? 25%। सही है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? इट कम्स आउट टू बी, जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो देखो आपको मिल जाएगा क्या? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। यही आया। टेक अ मोमेंट एंड सॉल्व दिस एंड यू विल गेट टू नो what will you get to know कि मैम इसका जो मास है इट इज 35.5। अब पता चला
कि हम क्लोरीन का जब मास लेते हैं ना 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं, कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं। ऐसे निकल के आता है वो 35.5। क्लियर है? आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई होगी। ऑलराइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अब देखो, सपोज आपको कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है तो आप क्या करोगे? आप कॉमन सेंस लगाओगे। यार देखो, एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू है, ठीक है, 35 जो पहला, इसको इनफैक्ट कलर चेंज कर लेते हैं ना, आपको पता रहेगा। लेट्स चेंज द कलर। या अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक है 35 एक है 37। जब आप एवरेज लोगे, बेसिकली आप एवरेज ही ले रहे हो, तो वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहेगी 35 और 37 के। अब देखो, जो 35 है वो 75% है। 75, इसको और ज़्यादा कर देते हैं, है ना, इट इज़ 75%। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि जो वैल्यू है वो 35 के क्लोज होगी, है ना। 35 वाला जो चीज़ है उसकी अबंडेंस ज़्यादा है, तो जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी आपकी एवरेज एटॉमिक मास की, वो 35 के पास होगी। तो इसीलिए द आंसर इज 35.5। आप देखोगे, आप इससे जज कर पाओगे, जब आप MCQs देखोगे तो आप बहुत आराम से जज कर पाओगे बिना सॉल्व करे कि आंसर क्या है। आपको एक्चुअली ये फॉर्मूला लगाने की वहाँ पे ज़रूरत लगेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लोग जैसा अभी डिस्कस किया कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। नीट का PYQ है, द एलिमेंट X हैज़ द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, X 200, X 199, X 202, ठीक है। जिसका मास 200 है वो नेचर में 90% है, जिसका मास 199 है वो नेचर में 8% है, जिसका मास 202 है वो नेचर में 2% है। हमसे पूछा गया है एवरेज एटॉमिक मास बताओ। तो यार देखो, अब 200 से 202 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, है ना। जो 200 वाला है वो नेचर में 90% मौजूद है। कितना मौजूद है? 90% वो नेचर में मौजूद है। तो जो वैल्यू है वो 200 के बहुत पास होगी, राइट, वो 200 के बहुत पास होगी, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप इसको या तो सॉल्व करोगे, है ना, द फर्स्ट वे इज कि आप इस तरीके से सॉल्व करो, 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये है कि अगर आप फॉर्मूला लगा लो, बट आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि ये वैल्यू जो है 200 के बहुत पास होगी और वो 200 के इतना पास होगी कि अप्रॉक्सीमेटली ना आंसर 200 ही आएगा अगर आप सॉल्व भी करोगे तो, ठीक है। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो भी आंसर 200 के बहुत पास आएगा। ये देखो 199.96। तो जब आप उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोगे वो 200 ही निकल कर के आएगी। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स। बोरॉन 10 जो नेचर में 19% है एंड बोरॉन 11 जो नेचर में 81% है। तो एवरेज एटॉमिक मास बताना है। नीट का PYQ है। पहला तरीका कि मैम वही फॉर्मूला लगा लो, 10 इंटू 19 प्लस 81 इंटू 11 ओवर 100, है ना, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका कि मैम जो 81% नेचर में मौजूद है, देखो वैल्यू क्योंकि 10 और 11 के बीच में ही रहेंगी। जब आप एवरेज ले रहे हो तो 10 से 11 के बीच में ही रहेगी वैल्यू। तो इसको ऐसे कर लो, है ना,
10 से 11 के बीच में ही रहेगी, और किसके पास होगी? 11 के ज़्यादा पास होगी। क्यों? क्योंकि वो नेचर में 81% है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो देखो 10.8, 10.2, 11.2 या 10, कौन 11 के सबसे ज़्यादा करीब है? 10.8 यस मैम करीब है, 10.2 तो दूर है, तो ये तो नहीं हो सकता। 11.2, अब देखो ये वैल्यू 11 को तो एक्सीड कर ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता। जो बोरॉन 10 है वो ऑलरेडी नेचर में 19% है, तो 10 भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, 11 के सबसे करीब और 10 और 11 के बीच में 10.8। तो देखो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया। अगर आप इसको सॉल्व करते तो भी आपको जवाब मिलता 10.8। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चंस। यू कैन सी हियर, ठीक है जी, यू कैन सी हियर। चलो आगे बात कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। अब यार देखो, तुमने ऑक्सीजन का मास, फॉर एग्जाम्पल जब अभी हम पीछे बात कर रहे थे AMU के बारे में, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा होता, मतलब वो होता ही है, कहना भी क्या है इसमें, कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, इफ आई टेल यू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम is 16 AMU, है ना, इट इज 16 AMU। लेकिन आप यही वैल्यू 16 ग्राम्स कैसे ले लेते हो? बताओ बताओ। जब भी आप मॉलिक्यूलर मतलब ग्राम एटॉमिक मास की जब भी आप बात करते हो, जब भी आप ग्राम्स में डील करते हो, हाउ डू यू टेक इट एज 16 ग्राम्स? AMU को आप डायरेक्टली ग्राम्स में कैसे पहुंच जाते हो? हाउ? तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इट इज जस्ट द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हो? उसको ग्राम्स में मेजर कर रहे हो। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, यानी कि एनी नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स का जो मास निकल के आएगा, निकालने को तो हम AMU में भी निकाल सकते हैं। एक एटम का पता है, एनी नंबर ऑफ एटम्स का निकाल लो मल्टीप्लाई करके, AMU में आ जाएगा। लेकिन जब हम इस मास को ग्राम्स में डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अभी देखो AMU का ग्राम्स में कन्वर्जन अभी आपको सिखाया गया था थोड़ी सी देर पहले, याद है? वैल्यू याद है? आई बिलीव यस। ठीक है, अभी देखो इस AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखो 16, अभी हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ एटम्स के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास में हम 1 मोल ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो 16 AMU सही है। AMU को हम किस में बच्चे कन्वर्ट करेंगे? हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें AMU से ग्राम्स में पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, है ना। तो देखो ये एक एटम का मास आ गया किसमें? ग्राम्स में, है ना। ये आ गया एक एटम का मास ग्राम्स में। मुझे कितने एटम्स का चाहिए? एनी नंबर ऑफ एटम्स का मास चाहिए। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। चलो जी, कर दिया मल्टीप्लाई। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो और आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 16 ग्राम्स ही निकल के आ रही है। वेरी क्लोज टू 16, वेरी 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 क्लोज टू 16। तो इसीलिए आप 16 AMU को यहाँ पे 16 ग्राम्स ले पाते हो। दिस इज द मेन रीज़न। आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। देन वी विल गो अगेन। ऑलराइट, चलिए बात कर लेते हैं अगले चीज़ की। दैट इज मॉलिक्यूलर मास, राइट। इट्स मॉलिक्यूलर मास।
अब जैसे हमने एटॉमिक मास को समझा कि मैम एक एटम का मास जितना होता है वो एटॉमिक मास, और जितना एक मॉलिक्यूल का मास होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास में आप क्या करोगे, मल्टीपल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लोगे और उनको ऐड कर दोगे, है ना। जैसे कि सपोज यहाँ पे H2O, बड़ा सिंपल है और मुझे पता है तुमको आता भी है, ठीक है, बट स्टिल सिलेबस में है, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो देखो H2O एक हाइड्रोजन का, या सो इफ वी टॉक अबाउट H2O दैट इज वाटर, ऑलराइट। सो वी नो इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन का बच्चे मास कितना होता है 1 AMU। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका कितना हो जाएगा 1 AMU इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना निकल के आ गया 18 AMU, अगर हम AMU में बात करें तो, ठीक है। और अगर आप इसको AMU टू ग्राम्स, वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एग्जैक्टली। अगर अभी ये AMU में है आप इसको ग्राम्स में चेंज कर सकते हो, एक AMU में कितने ग्राम्स होते हैं ये भी आपको पता है, और जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एनी, सो बाय द सेम कैलकुलेशन आप AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है CH3COOH, राइट। तो देखो अगर आप इन टोटल देखो तो हमारे पास 2 C हैं, 2 O हैं और 4 H हैं, राइट। सो यू विल हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, सो यू कैन से 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपको इसका मास मिल जाएगा किसमें, AMU में। वेरी इजी, वेरी सिंपल, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास, सही है। आगे बात कर लेते हैं, ये आता है अब हमारा लास्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो व्हाट इज द डिफरेंस यार, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बताता है, सबसे पहले वी हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड दिस इज द एक्चुअल वन। कैसे, ये देखो आपको इससे समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप बात करो ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज में जो एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो किस रेशियो में है, एक्चुअली 6:12:6 इसी रेशियो में है। दिस इज द एक्चुअल रेशियो, बट इफ आई टेल यू अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला आई हैव टू स्पेसिफाई द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इफ़ यू हैव 6:12:6 आप इसको सिंपलेस्ट तरीके से क्या बोल सकते हो, 1:2:1 बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी CH2O, इट विल बी CH2O, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि वो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है एटम्स की एक मॉलिक्यूल में। अभी देखो बेंजीन है C6H6, एक्चुअली में जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो एक्चुअली जो रेशियो है वो कितना है 6:6। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना होगा बेटा 1:1, तो आप बोल सकते हो CH, है ना। CO2, अब देखो यही इसका एक्चुअल भी है और यही इसका एम्पेरिकल भी है, तो ये एज इट इज ही रहेगा ना 1:2, तो आपने लिख दिया CO2 एज इट इज। CH3COOH, ये देखो अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, आप इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है, दिस इज C2O2H4, है ना। तो जो एक्चुअली कॉम्पोजिशन है वो क्या है 2:2:4। अगर आप इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो बच्चे वो कितना आ जाएगा 1:1:2। सो यू विल राइट इट एज COH
CH2 है ना, ये क्या बन जाएगा, COH2 ये बन जाएगा। लास्ट देखो CH2Cl, अब देखो अगेन यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे दिस इज CH2Cl। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ क्या ध्यान में रखने वाली है, जब आप अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक पर्टिकुलर फैक्टर n से मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी चेंज द कलर से येलो, ठीक है, जब आप इसको एक पर्टिकुलर फैक्टर n से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस जाके आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप इस CH2O को किससे मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, है ना, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, है ना, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, C6H12O6। यहाँ पे n की वैल्यू भी फिर से क्या है 6 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे इस n की वैल्यू क्या है बच्चे बताइए 2 है ना, कितनी है 2 है, यहाँ पे इस n की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो अगर आप इसको वापस से n नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको एक्चुअल फॉर्मूला दे देगा। सेम थिंग इज वैलिड फॉर फॉर्मूला एज वेल एज मास, ठीक है, चाहे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हो, चाहे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की बात कर रहे हो। तो यार आपने इसको यहाँ पे बेशक लिख भी लेते हैं, या सो वी कैन से दैट empirical formula, you can say empirical formula or formula mass as well, or formula mass multiplied by the number n, है ना, जो अभी हमने देखा n factor, it will give you molecular formula, it will give you molecular formula और फॉर्मूला मास, और फॉर्मूला मास, सही है। यानी कि अगर आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हो और आपने उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को अगर आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी चलो आप एम्पेरिकल लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है जी, क्लियर है, आई बिलीव यस। कोई डाउट, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं है, सही। चलिए अब यार ये एक NCERT का सवाल है जिसमें कि आपको समझाया जाएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है जिस तरीके से हमें डेटा गिवन है, ठीक है। अब देखो, अब जनरली आपको बोला जाएगा आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें इतना % हाइड्रोजन, कोई एलिमेंट है से इतना % हाइड्रोजन है, इतना % कार्बन है, इतना % ऑक्सीजन है, सही है। इट्स मोलर मास इज 98.96, कोई एक और इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसके अकॉर्डिंग अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, क्लियर है, ये हमें बताना है। तो यार इसमें ना सबसे पहली क्या चीज़ है कि इस परसेंटेज को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज़ क्या करो, आप मान लो कि आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है, अज्यूम 100 ग्राम कंपाउंड। अब इससे क्या होगा, अब देखो अगर आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें 4.07 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा, % को आप सीधा फिर ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये फ़ायदा हो जाएगा। 24.27 ग्राम्स कार्बन हो जाएगा, 71.65% क्लोरीन हो जाएगा, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सारे स्टेप्स ये आपको NCERT में भी गिवन है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास % टू ग्राम्स। कैसे, हमने देख लिया कि 100 ग्राम कंपाउंड मान लो। नेक्स्ट
हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने हैं हमें? नंबर ऑफ मोल्स। सही है, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। ये हमने टेबल बनाया है चीज़ों को आसान करने के लिए। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चे? हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। सही है, तो चलो जी लिख लेते हैं। वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव कार्बन एंड वी हैव क्लोरीन। सही है, दीज आर द सिंबल्स। अब हमने ग्राम्स में एग्जैक्टली वही वैल्यू है हमारे पास, राइट? अब देख सकते हो ग्राम्स में हमारे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू है। लिख भी देते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे, जब आप नोट्स में देखो तो आपको समझ में आ जाए। अब जब आपने 100 ग्राम कंपाउंड मान लिया तो स्टेप 1 हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास 4.07 ग्राम्स क्या है? हाइड्रोजन है। 24.27 ग्राम्स आपके पास क्या है? कार्बन है। एंड 71.65 ग्राम्स आपके पास क्लोरीन है। सही है, ग्राम्स में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, है ना? नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद है, आधी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। देखो यार, क्या कर सकते हो तुम? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, राइट? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास लोगे यार। एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप ऑफ कोर्स एटॉमिक मास लोगे। ये फॉर्मूला आप बेसिक यूज़ करके निकाल सकते हो। सही है, तो चलो यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। किसके? हाइड्रोजन के। गिवन मास है बच्चे हमें 4.07 ग्राम्स, ठीक है? और इसके गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है अप्रॉक्सीमेटली, हमें पता है, राइट? तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 ही आ गई। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली तो बेटर रहेगा, है ना? थिंग्स विल बी ईजियर। 4 आ गए, राइट? अप्रॉक्सीमेटली। सही है। कार्बन, कार्बन कितना परसेंट है हमारे पास? 24.27 है कार्बन। पीछे लिख लेते हैं इसको, बेटा 24.27। इसका एटॉमिक मास 12। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ गई? 2 निकल के आ गई, राइट? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, ठीक है? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। अभी बात कर लेते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का कितना मास गिवन है हमें? 98.96। 98.96, सही है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 35.5, राइट? दिस इज 35.5। जस्ट अ मोमेंट, या so let's see now 90 wait, let's check it again. It was 71.65. all right, my bad. This is 71.65. 71.65। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये भी निकल के आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2। तो देखो वैल्यूज आप देख रहे हो 4, 2, 2, ठीक है? अब हमें इसकी लीस्ट रेशियो निकालनी है, ठीक है? अब हमें इसकी क्या निकालनी है? लीस्ट रेशियो। अब आप लीस्ट रेशियो निकालने के लिए जनरली क्या कर सकते हो कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस वैल्यू को हर किसी से डिवाइड कर दो। सो यू कैन से, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो दिस विल बी 4/2, 2/2 एंड 2/2। जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 2। हमने उसको हर किसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है? हर किसी को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 1। तो जो बच्चे ये लीस्ट रेशियो निकल के आएगा, अब इसकी होल नंबर रेशियो भी यही है ना? 2:1:1, यही है। यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। दिस ओनली इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। या दिस इज योर
एम्पिरिकल फॉर्मूला, सही है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2Cl। क्या आया बच्चे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2Cl। ये निकल के आया ना, देखो C का 1 H2Cl1 है ना। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी देखो हमने पढ़ा था कि अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, है ना। अभी हमें क्या चाहिए, इस n की वैल्यू चाहिए, है ना, ताकि जब आप इस फॉर्मूला को एक पर्टिकुलर नंबर n से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मास, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का पता लगा सकते हैं। यस मैम, कितना होगा, 12 + 2 + 35.5, है ना। ये देखो कितना निकल के आ जाएगा, ये 35.5 + 12 + 2, इतना निकल के आ जाएगा। तो देखो ये ऐड करके बच्चे कितना आएगा, इतना आएगा, राइट, 49.5। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखो 98.96, राइट। तो यहाँ से बच्चे हमें इस n की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बच्चे कितना है, 98.96, ऊपर वाली वैल्यू है 49.5, तो ये वैल्यू 2 निकल के आ गई, है ना। क्या निकल कर के आ गई, 2। तो अगर अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो फिर से हमें इसी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4Cl2, C2H4Cl2, Cl2, ये निकल के आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे n की वैल्यू पता चल गई। हम सेम n की वैल्यू यूज़ करते हैं, चाहे हमें फॉर्मूला पता करना हो, चाहे हमें मास पता करना हो, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये। आप जल्दी से एक बार इसको देखिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है। नोट दिस डाउन एंड दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं, नीट PYQ 2021 का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट PYQ 2021, ऑलराइट। An organic compound contains 78% carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is। अब यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा गया है क्या, empirical formula। तो यार आप कैसे निकालोगे, 78% हमको गिवन है, कितना गिवन है, 78%। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि आपके पास 78 ग्राम क्या है, कार्बन है, यू हैव 78 ग्राम कार्बन एंड रेस्ट 22 ग्राम्स यू हैव हाइड्रोजन, ठीक है। सीधा सीधा आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इतना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है बच्चे, 12, हाइड्रोजन का 1, है ना। यहाँ पे आपने निकाल लिए क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। यहाँ पे आपके निकल गए नंबर ऑफ मोल्स। यू कैन सी ये वैल्यू आ गई 6.5, ये आ गई 22। अब आपको क्या करना है, लीस्ट रेशो निकालनी है। तो अब दोनों वैल्यूज़ को आपने 6.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो आपको रेशो मिली कितनी, 1:3। तो फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, है ना। इट्स गोइंग टू बी CH3, ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। जब आपने इसको देखा तो ये जवाब आया 6.5 और ये आ गया 22। जब आप बच्चे लीस्ट रेशो निकालनी है तो आप दोनों को 6.5 से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट योर लीस्ट रेशो। तो देखो कितने आराम से आपका आंसर आ गया CH3। कितना इजी क्वेश्चन था, सही है बच्चे। चलो और आगे चलते हैं।
An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elements analysis gave इतना percent carbon, hydrogen इतना and remaining of course oxygen. Empirical formula of the compound would be. बिल्कुल same pattern पे question है जो पिछली बार हमने अभी देखा था. So what do we have? We have carbon, we have hydrogen and we have oxygen, right? आप डायरेक्टली इसको ग्राम्स में बच्चे कन्वर्ट कर सकते हो. सो यू कैन से दिस इज 38.71 over 12. मोल्स हम निकाल रहे हैं डायरेक्टली. 9.67 divided by 1 and here you can see रेस्ट कितना बचा हमारे पास. 38.71 इसका था, 9.67 हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन क्या बचा रिमेनिंग 51.62 है ना. कितना बचा ये 51.62 डिवाइडेड बाय 16. ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो ये वैल्यूज है. अब देखो आपको वैसे ही पता चल रहा है 393 है ना. तो इस लीस्ट रेशो कितनी होगी 1:3:1 है ना. तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला CH3O. हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया CH3O. तो आप देख सकते हो कितने इजीली क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं. CH3O सही है. आगे देख लेते हैं बच्चे. और इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे मस्ट हैव. दो कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उनमें क्या होगा. डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा यार. बड़ी ऑब्वियस सी बात है दोनों कंपाउंड्स का कि रेशियो जो लीस्ट रेशियो है वो सेम है बट ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर वेट्स जो होंगे वो डिफरेंट निकल के आएंगे. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A compound 80 gram on analysis give इतना ग्राम कार्बन, हाइड्रोजन इतना. अब हमें इसका क्या बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है. अब देखो यहाँ पे उसने हमें परसेंटेज में नहीं बताया. यहाँ पे उसने हमें ऑलरेडी बता दिया कि कंपाउंड कितना है 80 ग्राम्स है. पता चल गया आपको है ना. अब देखो यहाँ पे गिवन मास ऑफ कार्बन कितना है 24. तो आपको यहाँ पे 24/80 करके आप आराम से निकाल लोगे है ना. सही है. आप बड़े वैसे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है आपको उस 80 की. शायद एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी है ना. तो वेट वी आर ऑन द अदर क्वेश्चन. वेट दिस क्वेश्चन है ना. कार्बन के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो है ना. 24 गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हो कैसे. गिवन मास बच्चे कितना है 4 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1. ऑक्सीजन 32/16. तो देखो यार कितना आ गया 2, 4 एंड 2. तो जब बच्चे आप इसकी लीस्ट रेशियो लोगे वो कितना आ जाएगा 1:2:1. तो ये क्या आ जाएगा. ये था कार्बन, ये था हाइड्रोजन, ये था ऑक्सीजन. तो देखो CH2O राइट. सो आवर आंसर इज CH2O. ठीक है. ऑप्शन नंबर A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D है. ऑप्शन नंबर D इज आवर राइट चॉइस. और आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2. द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड इज. अभी देखो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है और हमें क्या निकालना है प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अभी देखो CH2O तो बेटा हो ही नहीं सकता. मतलब कि हमें पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब हम उसके n फैक्टर से बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमें मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट. तो देखो CH2O2 ये हो तो सकता है CH2O2 एज इट इज. C2H4O2 ये भी नहीं हो सकता. C3H6O4
आपने पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 से करोगे तो ये भी नहीं हो सकता। ओहो, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी ही आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे n की वैल्यू जो है वो 1 है। सही है, कोई भी ऐसा नहीं है वैल्यू जिसमें हर कोई मल्टीप्लाई होके आ रहा हो। देखो अगर 1 होता तो ये CH2O2 ही होगा, अगर 2 होगा तो देखो क्या होगा, अगर n इज इक्वल टू 2 होता तो ये क्या आता, ये होता C2H4O4, है ना। अगर 3 होता तो क्या आता, ये आता C3H6O6। इनमें से तो कोई ऑप्शंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 वाला यहाँ पर सही है, विच इज CH2O2। तो मुझे लगता है आज का हमारा पूरा सेशन हो चुका है फिनिश और वी आर डन फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन सी हमने काफ़ी कुछ आज कवर कर लिया है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लगाएंगे। जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे उस सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.